एवरीवन, लेट्स अचीव यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री की। क्लास हिस्ट्री कंप्लीट करके हम फिर पॉलिटी, देन ज्योग्राफी और देन इकोनॉमिक्स, ऐसे करके हम अपनी सीरीज़ को कवर करेंगे। और आपको पता ही है, जो एनसीईआरटी हैं वो DSSS और CTET के लिए तो रामबाण है, और STET के लिए भी आपको काफ़ी हद तक आपको मदद देती हैं ये। यानी 60 अगर क्वेश्चन आते हैं तो 30% पेपर आप मान के चल सकते हो कि एनसीईआरटी से ही आता है। बस STET का थोड़ा सा तरीका है, वो क्वेश्चन को घुमा के पूछने का है, और जो DSSS और CTET हैं वो डिटो डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं एनसीईआरटी से। तो जो बच्चे DSSS की तैयारी कर रहे हैं और जो CTET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है देखनी, और STET वालों के लिए भी ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो आप सभी इन क्लासेस को अच्छे से कवर कीजिएगा, और साथ के साथ मैं जो पॉइंट नोट आउट करूँगी उसके आप नोट्स बना लेना, ताकि आपको बार बार एनसीईआरटी ना खंगालनी पड़े, और आपकी रिवीजन जो है वो अच्छे से अपने नोट्स से ही आप कर सको। तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी अतीत के बारे में हम जानेंगे कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, और कहाँ कहाँ कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो हुई थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो एनसीईआरटी है वो एक सवाल से स्टार्ट होती है, क्योंकि 6 क्लास की एनसीईआरटी में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए जो एनसीईआरटी हैं ये किसी बच्चे से स्टार्टिंग में रिलेट ही करती हैं। तो इसमें दे रखा है रसीदा का सवाल कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले। यानी उसने कहीं ये वर्ड लिखा देखा 100 साल पहले, तो उसके मन में क्यूरियोसिटी जागी कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो इसी का आंसर यहाँ पे इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये कहता है कि जो उसके मन में सवाल जागा उसका कैसे पता लगाएं कि पहले क्या हुआ था। तो ये कहता है ये जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तो आप उस व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसकी मेमोरी अच्छी है, जो पिछले साल की बातें आपको अच्छे से बता सकता है। लेकिन उससे पहले, बहुत पहले क्या हुआ था, इसको कैसे जाना जा सकता है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये करती है कि लोग कहाँ रहते थे। तो इन्होंने मानचित्र दे रखा है, इसमें सबसे पहले ये कह रखा है नर्मदा नदी का पता लगाओ। मानचित्र मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला मानचित्र है, और इसमें आपको नर्मदा नदी दिख रही होगी, मैं दिखा देती हूँ। ये है नर्मदा नदी, आपको अच्छे से पॉइंट आउट हो गई होगी नर्मदा नदी। ये कहता है नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो चलिए वापस हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं। नर्मदा नदी आपने देख ली। तो ये कहता है कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यानी जो ये नर्मदा नदी है इसके आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे लोग कई दिन से रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक क्या होते हैं, जो अपने खाने पीने की जो चीज़ें हैं या जो उड़ने बैठने की जो चीज़ें हैं वो जंगलों से ही इकट्ठा करते हैं। तो आसपास के जंगलों की कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जब वो उन्हें पता था कि जंगल में कौन सी जगह क्या क्या मिलता है, और कौन सी जड़ी बूटी को वो खा सकते हैं, कौन सी जड़ी बूटी उनके खाने योग्य नहीं है, किसके पत्तों से वो अपने जो तन को है वो कवर कर सकते हैं। ये कहता है अपने भोजन के लिए वे जड़ों फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, और वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। तो आपको पता चल गया कि लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर लोग रहते थे। आपको ये चीज़ें छोटी छोटी रिकॉल रखनी है। अब कहता है कि उसी मानचित्र पे जाओ और उत्तर पश्चिम की ओर सुलेमान और किर्तर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो ये देखो, मैं दिखा देती हूँ आपको। एक मिनट। ये है किर्तर की पहाड़ी, ये है सुलेमान की पहाड़ी। आपको अच्छे से दिख गया होगा, ये वाला जो एरिया है ये किर्तर की पहाड़ी और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं। चलिए अब चलते हैं। ये इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व बता रही है, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी और
भेड़ बकरी और गाय जैसे पशु, पालतू पशुओं को पालतू बनाया। जो जो चीज़ें मैं ये अंडर कवर कर रही हूँ ये आपको लिखनी है। गेहूँ तथा जौ, गेहूँ तथा जौ, और कहाँ गेहूँ तथा जौ को कहाँ उपजाना शुरू किया? सुलेमान और गिरथर की पहाड़ियों पर। ये ऐसे करके आपको नोट्स अपने बनाने हैं। जैसे पालतू पशु बनाना, और उन्होंने पालतू पशु किस किस को बनाया? भेड़ बकरी और गाय को पालतू पशु उन्होंने बनाया। ये गाँव में रहते थे और उत्तर पूर्व भागों में, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्याचल का पता लगाओ। देखो ये है उत्तर पूर्व में, ये है गारो खासी का एरिया और ये है विंध्याचल का एरिया। तो अब ये आपको बताएंगे कि यहाँ क्या होता था। तो ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। क्या हुआ? जहाँ पे कृषि का विकास हुआ। वो किस किस जगह पे हुआ कृषि का विकास? उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के आसपास कृषि का विकास हुआ। और सबसे पहले चावल उपजाया गया। सबसे पहले क्या उपजाया गया? चावल। कहाँ उपजाया गया? विंध्य के उत्तर में स्थित, वे स्थान जो विंध्य के उत्तर में स्थित है। सबसे पहले चावल कहाँ उपजा? विंध्याचल जो पहाड़ी है उसके उत्तर में। और सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ उपजे? गिरथर और सुलेमान की पहाड़ियों पर। सबसे पहले जो कहाँ उपजे थे? गेहूं और जौ सुलेमान और गिरथर की पहाड़ियों पर। और चावल कहाँ उपजा था? विंध्य के उत्तर में। ये चीज़ें आपको अच्छे से रिकॉल होनी चाहिए। यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन बन के पॉइंट आउट होते हैं और पेपर में आते हैं। आप उत्तर पश्चिम और दक्षिण वगैरह में कंफ्यूज हो जाते हो। अब कहता है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। चलिए अब हम सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ भी देख लेते हैं। ये है सिंधु नदी, ये जो झेलम है, चेनाब है, रावी, व्यास, सतलुज, ये सारा एरिया है। ये सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों का। सहायक नदी कौन सी होती हैं? जो मेन नदी में आके गिरती हैं। आप यहाँ से देख ही सकते होगे कि ये जो सिंधु नदी है, ये वाली ये सिंधु नदी है, और इसमें ये आके छोटी छोटी जो नदियाँ हैं वो सारी आकर के इसके अंदर मिल रही हैं। तो इस एरिया में क्या था ये हम देखेंगे। सहायक, मैंने बता दिया सहायक नदियाँ जो बड़ी नदी में मिल जाती हैं उनको कहते हैं। तो ये कहता है 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। इसमें क्या कहता है ये कि कौन सी नदी के ऊपर? सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों पर 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये आपको याद रखना है, आरंभिक नगर। जो सुलेमान और गिरथर की पहाड़ियाँ थी ना, वहाँ पे क्या था? वहाँ पे ग्रामीण लोग थे। यहाँ पे ये देखो, जो सुलेमान और गिरथर की पहाड़ियाँ हैं, ये देखो स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ और जौ उपजाना शुरू किया, और उन्होंने भेड़ बकरी पशुओं को पालना शुरू किया, और ये गाँव में रहते थे। सबसे पहले 8000 वर्ष पूर्व लोग कहाँ देखे गए? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और गिरथर की पहाड़ियों पर, और उससे भी लाखों वर्ष पहले नर्मदा के तट पर। और यहाँ पे लोग क्या रहते थे? गांव में रहते थे। और सिंधु नदी के किनारे सबसे पहले क्या बसना स्टार्ट हुआ था? नगर बसने स्टार्ट हुए थे। सिंधु नदी पर क्या हुआ था बच्चों? आरंभिक नगर बसाए गए थे। और कितने ईसा पूर्व? लगभग 4700 वर्ष ईसा पूर्व। अब देखो ये कहता है गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। लगभग 2500 वर्ष पूर्व का हुआ था गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास। लेकिन सबसे पहले नगर अगर पूछे तो कहाँ देखने को मिले थे? सिंधु नदी के किनारे आपको देखने को मिले थे आरंभिक नगर। अब ये कहता है गंगा तथा इसकी सहायक सोन नदी का पता लगाओ। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारी गंगा नदी है और ये इसकी सहायक सोन नदी है, यानी इस वाले रीजन की ये बात कर रहा है। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। मगध कहलाता था। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई। ये इसको बस आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए कि सिंधु नदी के किनारे आरंभिक नगर बसने स्टार्ट हुए थे 4700 वर्ष ईसा पूर्व। ये जब स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन आते हैं, जैसे DTET+B है, CTET है, उसमें ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, और STET में ये स्टेटमेंट बन के आ जाते हैं। और गंगा नदी के किनारे 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास होना स्टार्ट हुआ था। ये स्लाइड आपके काम की है, ये वाली नीचे वाली सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आगे आता है आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो एक बार फिर से चित्र देखो, इसने क्या रखा है कि पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्री सुख महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये 1 मिनट देखते हैं।
यहाँ पे ये हिमालय है और यहाँ पे गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ हैं। इसके हम थोड़ा नीचे आते हैं, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, यहाँ अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, नीचे ये हिंद महासागर है इसके नीचे। तो ये कहता है कि चारों ओर पहाड़ियों ने, पर्वतों ने और जो समुद्र है उनने एक हमारे पूरे भारत के एरिया को घेर रखा है। इसलिए इसकी जो प्राकृतिक सीमा का निर्माण, उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं कौन? पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र। इसे उपमहाद्वीप क्यों कहा गया है, ये भी हम आगे चल के आपको एक स्लाइड में बताएंगे। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छूस के गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीपों के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए, जिससे कि हमारा क्या हुआ, यानी बाहर से जो लोग आए वो अपनी संस्कृति लेकर आए, हमारी कुछ अपनी संस्कृति थी, तो ऐसे करके हमारे संस्कृतियों का और विचारों का आदान प्रदान हुआ। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। यानी पत्थर को तराश के क्या किया, हीरा बनाया, संगीत रचे और भोजन बनाने की अलग अलग तकनीकी हैं वो खोज निकाली। अब आता है देश का नाम कैसे रखा गया। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये स्लाइड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, इंडस से निकला है। इंडस किसका शब्द है, इंडस है यूनानी शब्द, और संस्कृत में इस इंडस को ही क्या कहते हैं, सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, कहाँ से आए थे ईरानी, उत्तर पश्चिम से आए थे। ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा था। क्या कहा था, सिंधु वाला एरिया है इसको हिंदोस और इंदोस कहा था। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। यानी दिखाती हूँ आपको, ये जो हमारी सिंधु नदी है, इसके इधर से आए थे वो लोग, इधर से आए थे उत्तर पश्चिम से हमारे भारत में। एक मिनट, इधर से उत्तर पश्चिम से हमारे भारत में आए थे। और सिंधु नदी को वो लोग क्या कहते थे, सिंधु नदी को इंदोस या इंदोस कहते थे। और जो इसके पूर्व में जो एरिया था, यानी ये उत्तर है ये पूर्व है, इस रीजन को इन्होंने क्या कहा था, इंडिया कहा था। इस रीजन को पूरे को इंडिया कहा था उन्होंने। यही आगे चल करके हमारे देश का नाम पड़ गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी जो सिंधु नदी के पूर्व में जो लोग रहते थे उन लोगों के समूह को भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक जो कृति है कौन सी है, ऋग्वेद, इसके अंदर भी हमारे देश का नाम भारत मिलता है। और बाद में इसका प्रयोग हमारे देश के नाम के लिए होने लगा। अब मैंने बताया था कि इसको उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं। जैसे दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका और अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार आदि ये देश आते हैं। तो इसको महाद्वीप क्यों कहा जाता है। दक्षिण एशिया महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्योंकि ये कहीं हिमालय से बटा हुआ है, कहीं पश्चिमी घाट से बटा हुआ, कहीं अरब सागर से, कहीं बंगाल की खाड़ी से, यानी बाकी एशिया से ये देश क्या है, अलग है, इसलिए इनको उपमहाद्वीप का नाम दिया गया है। अतीत के बारे में कैसे जानें, कि हमें कैसे पता चलता है कि अतीत का हमें कैसे कैसे पता चला। तो इसके अंदर 3 से 4 जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं। पहली दे रखी है इन्होंने पांडुलिपि। फर्स्ट है पांडुलिपि। अतीत की जानकारी कई तरह से प्राप्त होती है। इनमें से एक तरीका है पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। और ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, इसके कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो अंग्रेजी शब्द है वो मैन्युस्क्रिप्ट है। अंग्रेजी में पांडुलिपि को बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। लेटिन शब्द है, लेटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है। देखो, मैन्यू का मतलब हाथ है, लेटिन मैन्युस्क्रिप्ट एक लेटिन शब्द है। सॉरी, मैंने गलती से अंग्रेजी बोल दिया। मैन्यू लेटिन शब्द है
जिसमें मेन्यू का अर्थ हाथ है और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। जो हाथ से लिखी गई हैं उन्हें ही पांडुलिपियाँ कहते हैं। और ये पांडुलिपियाँ कहाँ लिखी जाती थी? ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर ये लिखी जाती थी। कहाँ कहाँ? दो तरीके बता दिए पांडुलिपि में लिखने के, एक तो ताड़पत्रों के ऊपर और एक भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर। ये भुर्ज नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। और ये भुर्ज नामक पेड़ की छाल है, इसका प्रयोग और किस लिए किया जाता है? भोज पत्तर के रूप में किया जाता है। जैसे आजकल तो हम लोग प्लेट में खाना खाते हैं, तो उस टाइम पे पत्तों के ऊपर ही खाना खाते थे। तो जिस पेड़ के पत्तों पर खाना खाते थे वो पेड़ था भुर्ज। और इसके दो भुर्ज का जो पेड़ भुर्ज है उसकी छाल का उपयोग तो पांडुलिपि लिखने के लिए किया जाता था, और उसके पत्तों का प्रयोग भोजन को खाने के लिए यानी प्लेट के रूप में किया जाता था। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब है ताड़पत्रों से पांडुलिपियों का एक पृष्ठ ये लिया गया है, जैसे ये दिखा रखी है पांडुलिपि एग्जाम्पल के तौर पे कि ऐसी ऐसी पांडुलिपियाँ होती थी। ये कहता है कि 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। जो ये पांडुलिपि दिखा रखी है ये लगभग 1 साल वर्ष पहले लिखी हुई है। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि यहाँ आप देख सकते हो। अब है कि जो पांडुलिपियाँ हैं पत्तों पर लिखी जाती थी, तो पत्तों को कीड़े खा जाते थे और ये नष्ट हो जाती थी। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो आज भी उपलब्ध हैं। जो ये पांडुलिपियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? मंदिरों और विहारों से हमें ये पांडुलिपियाँ प्राप्त होती हैं। कहाँ से प्राप्त होती हैं? मंदिरों और विहारों से ये पांडुलिपियाँ हमें प्राप्त होती हैं। और इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं का क्या किस किस चीज़ का वर्णन मिलता है? धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों का, राजाओं के जीवन का, औषधियों और विज्ञान की इनके अंदर चर्चा मिलती है। और इसके अतिरिक्त हमारे जो महाकाव्य हैं, कविताएं हैं, नाटक हैं, जो संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। जो हमारे महाकाव्य, कविता और नाटक हैं वो संस्कृत में लिखे मिलते हैं। और ये पांडुलिपियाँ प्राकृत भाषा में मिलती हैं। पांडुलिपियाँ प्राकृत भाषा में मिलती हैं। क्यों मिलती थी? क्योंकि वहाँ आम लोगों की भाषा प्राकृत थी। ये चीज़ें आपको नोट करनी है। जो संस्कृत भाषा थी वो पढ़े लिखे विद्वानों की भाषा थी और प्राकृत भाषा आम लोगों की भाषा थी, इसलिए ये पांडुलिपियाँ ज़्यादातर प्राकृत भाषा में ही मिलती हैं। दूसरा इसमें दे रखा है अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? कोई कठोर चीज़ है, जैसे कोई पत्थर है, कोई स्तंभ बना हुआ है, उसके ऊपर कुछ भी लिख देना खुरेच के, उसको अभिलेख कहते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर स्तरों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। एक सोर्स हमने पढ़ लिया इतिहास के बारे में जानकारी का अभिलेख ना पांडुलिपि, और दूसरा हम पढ़ रहे हैं अभिलेख। अभिलेख क्यों लिखवाते थे? कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह इन पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। यानी आजकल सरकार क्या करती है? नोटिफिकेशन जारी कर देती है, सभी को उस नोटिफिकेशन का पालन करना पड़ता है। और सोशल मीडिया और टीवी चैनल बहुत सारे हैं जिनसे हमें पता लगता रहता है। उस टाइम क्या होता था? राजा कोई आदेश देता था, या तो वो वर्बली बोल के अनाउंसमेंट की जाती थी उसकी जगह जगह जा करके, और या फिर जो एक बार बोल दिया उसको लोग एक बार सुन के अनसुना कर देते। तो ये क्या करते, कहीं अलग अलग जगह पत्थरों पे ये उकेर देते थे ताकि उनको लोग आते जाते पढ़ सकें, देख सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। जैसे कि शासकों की लड़ाइयाँ में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। अब कहते हैं कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? कि ये कठोर सतह पर ही क्यों लिखवाते थे? आप सोचो क्यों लिखवाते थे? क्योंकि एक तो कठोर सतह पर अगर कुछ लिख दिया, जैसे पत्थर पर कुछ उकेर के उसको खुरेद के लिख दिया, तो उसको मिटा पाना मुश्किल था, तो वो परमानेंट थे इसलिए। दूसरा क्या था कि और ये कहते हैं ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? कठिनाइयाँ क्या 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 आती थी? क्यों उसके ऊपर उकेरना ही एक बहुत ज़्यादा मेहनत का और टाइम टेकिंग प्रोसेस था। अब बात आती है कि और कौन से सोर्स हैं जिससे हम इतिहास के बारे में जानकारी पता कर सकते हैं। कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। यानी आम लोग, जैसे राजाओं का तो अभिलेखों से पता चल जाता है, पांडुलिपियों में राजाओं का वर्णन मिल जाता है। लेकिन जो आम लोग होते थे उनका कैसे पता चले? तो उनके लिए जो वो लोग वस्तुओं का प्रयोग करते थे ना, उन्हीं का अध्ययन करके हम उनके जीवन के बारे में पता लगा सकते हैं कि आम लोगों का जीवन कैसा था। तो ऐसी वस्तुएं जो इन पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उनको पुरातत्वविद कहते हैं। और पुरातत्वविद किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों का, चित्रों का, मूर्तियों का, औजारों का, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों का ये अध्ययन
करते हैं। और आभूषणों के अलावा और किस चीज़ का अध्ययन करते हैं ये लोग? सिक्कों का छानबीन और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ जो वस्तुएं हैं वो पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। यानी जो वस्तुएं थी ये पत्थर की भी बनी हो सकती थी, पक्की मिट्टी की भी बनी हो सकती थी, और धातु की यानी जैसे तांबा है, लोहा है, इन सब चीज़ों की भी बनी हो सकती थी। ऐसी कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाली, और ये चीज़ें पत्थर की थी, पक्की मिट्टी की थी, धातुओं की थी, इसलिए जल्दी नष्ट होने वाली नहीं थी। तो ये अभी तक हमें मिल जाती हैं, और पुरातत्वविद इनका जो उपयोग इनको कलेक्ट करके इतिहास के बारे में जानकारी एकत्रित करते रहते हैं। अब ये कहता है कि पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग खाते क्या थे, कि किन वजह से, कि जानवरों की, चिड़ियों की, मछलियों की हड्डियां ढूंढ के वो ये पता करते हैं कि वो लोग खाते क्या थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, क्योंकि वनस्पतियां तो टाइम के साथ डिकम्पोज हो जाती हैं वो तो। यदि अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं, और जले हुए को ही ये लोग इकट्ठा करके इतिहास के बारे में जानकारी एकत्रित करते रहते हैं। तो हमने इस चैप्टर में 3 सोर्स पढ़ लिए इतिहास के बारे में जानने के। एक पांडुलिपियाँ पढ़ लिया, दूसरा अभिलेख, और तीसरा पुरातत्व। पुरातत्व क्या है? जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो इनको इतिहासकार क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं, कि इतिहास के स्रोत यानी कहाँ कहाँ से हमें इतिहास के बारे में जानकारी पता लग रही है, और इन स्रोत का जो अध्ययन करते हैं। और इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं कि पीछे क्या हुआ होगा। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। ये पुरातत्वविद क्या करते हैं? जासूसों की तरह हैं, और उन स्रोतों का सुराग, जैसे जासूस क्या करते हैं, उनको छोटा सा क्लू मिल गया, वो कड़ी से कड़ी जोड़ जोड़ के, कड़ी से कड़ी जोड़ जोड़ के, कड़ी से कड़ी जोड़ जोड़ के अपने जो एम है, जो मेन मुद्दा है, उस तक पहुंच जाता है। वैसे इतिहासकार करते हैं, कोई पुरानी चीज़ें उनको अगर मिल गई तो उनसे वो अनुमान लगाते रहते हैं कि हाँ ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। ये जो पुरातत्वविद जो पुरानी वस्तुओं से अनुमान लगाते हैं, ये इतिहास में स्थायी नहीं है, लेकिन फिर भी अनुमान लगाते हैं, और इनको एक्यूरेट मान लिया जाता है काफ़ी हद तक। अब आपने ये देखा होगा, ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख राजा अशोक का है, 2500 वर्ष पुराना है, और ये मिला था अफगानिस्तान के कंधार से। यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ ये 2550 वर्ष पुराना अभिलेख है, और अफगानिस्तान के कंधार से ये प्राप्त हुआ था, और अशोक नामक शासक के आदेश इसके ऊपर उत्कीर्ण करवाए गए हैं। राजा अशोक के बारे में हम इसी क्लास की चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। और लिखने के लिए एक लिपि का प्रयोग किया जाता है, यानी अक्षरों और संकेतों से बनी होती हैं लिपियाँ। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं, और जब हम लिखते हैं तो लिपि का प्रयोग करते हैं। तो ये जो कंधार से प्राप्त हुआ है 2250 वर्ष पुराना जो अभिलेख है, इसमें यूनानी व अरामेइक लिपि का 2 लिपियों का उपयोग इसके अंदर किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि अफगानिस्तान से मिला है, और वहाँ के लोग इन्हीं भाषाओं को बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे यूनानी और अरामेइक दोनों लिपियों का प्रयोग करके इस अभिलेख को खुदवाया गया था। आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये जो घड़ा दे रखा है, ये पुरानी वस्तुओं के एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये बर्तन दे रखा है जो 4700 वर्ष पुराना है। ये थोड़ी सी यहाँ पे ब्लर है, मैं आपको बता देती हूँ बोलिए। ये जो बर्तन है ये 4700 वर्ष पुराना है। ये जो सिक्के हैं ये चांदी के सिक्के हैं, और ये 2500 वर्ष लगभग पुराने हैं। तो अब आप डिफरेंस कर सकते हो कि इन सिक्कों में आज के सिक्कों में क्या फ़र्क है। अब है कि अतीत एक है या अतीत अलग अलग है, क्योंकि हमारी जो बुक है उसका नाम है हमारे अतीत। इसमें ये लिख रखा है कि शीर्षक के ऊपर आपने ध्यान दिया होगा, इसका शीर्षक का शब्द क्या है? हमारे अतीत। ये कहता है हमारे अतीत, या अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया गया है। बहुवचन में क्यों किया गया है? क्योंकि देखो, हमारे समाज में अलग अलग समूह होते हैं, और अलग अलग समूह का अलग अलग अतीत होता है। जब जैसे राजा का जीवन है वैसे प्रजा का नहीं हो सकता, कोई शिल्पकार का जीवन है वैसे ही व्यापारी का जीवन नहीं हो सकता, राजा रानियों का जीवन है वैसे किसानों का जीवन नहीं हो सकता। तो ऐसे करके अलग अलग समूहों का अलग अलग जीवन है, अलग अलग उनके रीति रिवाज हैं, अलग अलग वो कल्चर को फॉलो करते हैं। इसीलिए कई अतीत हमने इसमें समेटे हैं, इसीलिए इसका नाम हमारे अतीत रखा है। और यही ये बुक कह रही है, आपकी एनसीईआरटी भी इसी बात को कह रही है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों कृषकों का जीवन राजाओं रानियों के जीवन से भिन्न था, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। और जैसा कि हम आज देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों पे,
देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते हैं, तो ऐसा उस टाइम भी ऐसा ही किया जाता था। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश जो लोग हैं वो भोजन में मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं अपना भोजन। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं, और इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे जो कि आज हैं। आज भी हमारे भारत में कहीं किसी प्रकार का खाना है, उत्तर भारत में कोई आपको अलग खाना मिलेगा, दक्षिण भारत में आपको अलग खाना मिलेगा, जो द्वीप है उनके ऊपर अलग खाना मिलेगा, क्योंकि हमारा जो खान पान है, रहन सहन है, वो एटमॉस्फेयर पे, जलवायु पे निर्भर करता है। जैसी जलवायु होगी उसके अकॉर्डिंग हमें ढलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, इसीलिए उनका जो सिस्टम है वो हमें मिल जाता था, इजीली उनके बारे में जानकारी हमें मिल जाती थी। शासकों द्वारा उनकी लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन शिकारी हैं, मछुआरे हैं, संग्राहक हैं, कृषक हैं, पशुपालक हैं, जैसे आम लोग कोई लेखा जोखा नहीं रखते थे, उनके बारे में कोई लिखित जानकारी है भी नहीं, तो इनके बारे में सिर्फ पुरातत्व की सहायता से ही उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। यानी ये जो लोग जिन चीज़ों का यूज़ करते थे उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करके हम इनके अतीत के बारे में जान सकते हैं, जबकि राजाओं के बारे में, व्यापारियों के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें लिखित में मिल जाती हैं। अब कहते हैं कि तिथियों का क्या मतलब है। आप इतिहास में पढ़ते हो, कहीं ईसा पूर्व लिखा होता है, कहीं ईस्वी लिखा होता है, कहीं एडी लिखा होता है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। अगर आज आपसे कोई तिथि पूछे तो आप डायरेक्ट बता दोगे ये दिन है, ये महीना है और ये सन है, लेकिन ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये कहता है कि वर्ष की है, जो हम आज बता देते हैं ना कि 2000 है, आज हम 2026 में बैठे हैं, तो वर्ष की जो ये गणना है ना, ये ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या है, आज हम 2026 कहने का तात्पर्य हमारा क्या होगा कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ, ईसा पूर्व, मैंने एक लाइन छोड़ दी कि 2000 कहने का वर्ष कहने का तात्पर्य क्या है, आज हम 2026 में बैठे हैं, तो वो कहने का तात्पर्य क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद आज हम कहाँ बैठे हैं, ईसा मसीह के जन्म के 2026 वर्ष के बाद हम बैठे हैं। तो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उससे पहले की जो तिथि थी उन सभी को ईसा पूर्व लिखा जाता है, और उसके बाद की जो है उनको ईस्वी के रूप में हम डिनोट करते हैं। ईस्वी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, और ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। अब ईसा मसीह का जो जन्म था उस साल को क्या कहते हैं, ये भी हम आगे जानेंगे। अब ये देखो, इतिहास और तिथियाँ लिखी गई हैं, अंग्रेजी में है बीसी शब्द का यूज करते हैं, इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले। कभी कभी ये कहता है कि कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी लिखा पाता है, यानी एडी की फुल फॉर्म आ जाती है एनो डोमिनी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनको नोट करते रहना, ये पेपर में आती हैं, और जब पेपर में आती हैं तो ऑप्शन ऐसे डाले जाते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो इनको अच्छे से अपने नोट्स में लिख लेना और अच्छे तरीके से इनको रिवाइज करते रहना। एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। देखो, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसको हम बोलते हैं एडी, एना डोमिनी, यानी ये वो वर्ष है जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उससे पहले के जो वर्ष हैं उनको ईसा पूर्व बोलते हैं, और उनके बाद के जो वर्ष हैं उनको ईस्वी बोलते हैं। अब कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का योग कॉमन एरा, सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, कॉमन एरा का मतलब क्या हो गया कि ईसा मसीह का जन्म जिस वर्ष हुआ था वो वर्ष, और बीसीई का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा, यानी कॉमन एरा से पहले। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है, यानी जो ईसा मसीह वाला कैलेंडर है यही पूरे विश्व में अब ये कैलेंडर यही यूज होता है, इसलिए हम इन तिथियों के लिए इन शब्दों का यूज कर लेते हैं। तो भारत में तिथियों के स्वरूप का लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, यानी जो ईसा मसीह वाला सिस्टम है ये हमने कब अपनाया था, 200 वर्ष पहले हमने इसको अपना लिया था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग भी आजकल देखने को मिलता है। बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले का। ये अन्यत्र में दे रखे हैं, ये पीडीएफ में कुछ ज़्यादा नहीं है, ये बाहरी देशों के बारे में है। आपका जो चैप्टर है वो इतना ही है, इसको अच्छे से आप पढ़ लेना। मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो इम्पोर्टेंट बताई हैं उसके आपने नोट्स बना लिए होंगे। अगर आपने वो चीज़ें लिख ली हैं तो आपको बार बार एनसीईआरटी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बस उनको ही रिवाइज़ करते रहिएगा, वहीं से आपका पेपर
इजीली टैकल हो जाएगा। जो जो मैंने बताई हैं वो आपने पूरी अच्छे तरीके से लिखी होंगी। तो इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।